नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की। कल भी हमने इसी की क्लास ली थी। पिछली क्लास जो भी थी वो भी स्थिर विद्युत की पर ही थी, जिसमें हमने स्थिर विद्युत की क्या होता है, इसमें किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो है मैंने बताया था आपको चार्जेस के बारे में। जहाँ कहीं पे भी अगर विद्युत वर्ड या इलेक्ट्रिक वर्ड अगर आ जाए या इलेक्ट्रो वर्ड अगर आ जाए तो वहाँ चार्ज जरूर इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है ना। तो वही चीज मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज होती है, स्थिर विद्युत की क्या चीज होती है। इसमें इस पूरी यूनिट में हम क्या करेंगे, आवेश को रेस्ट पर ही रख के उससे जितने भी हमको इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं या जितने भी प्रकार के हमको घटनाएं देखने को मिल रही है वो सारी चार्ज को स्थिर रख के ही हम लेंगे। इसमें आवेश को हम या चार्ज को जो है मूव नहीं करेंगे, उसको रेस्ट पर ही रखेंगे, रुका हुआ ही रखेंगे, उसको गति नहीं करवाएंगे। गति अगर होती है तो वो दूसरी यूनिट में ट्रांसफर हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट वाले पोर्शन में चला जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने कल पढ़ा था, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, है ना। चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उनके एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। फिर हमने देखा था कि उसमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर ये प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं या आवेश कहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो क्या क्या चीजें शो कर सकता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। मतलब चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है किसी वस्तु पर, लेकिन ये अगर होगी तो वो और क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। अगर किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लाते हैं तो उससे क्या मिलता है हमको, कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो फिल करता है, मतलब कुछ ना कुछ बल जो है वो लगता है। और कितना बल लगता है, अब वो चीज जो है। और हमने क्या किया था कि किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, मतलब आवेशन देखा था हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है ना। तो उसके भी हमने बहुत सारे तरीके लिए थे। एक तो बाय रबिंग, मतलब घर्षण के द्वारा, और दूसरा हमने लिया था फिजिकल टच के अकॉर्डिंग, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रीफाइंग मेथड भी कहते हैं, भौतिक संपर्क से। ठीक है ना। तो ये दो जो हमने लिए थे। फिर मैंने कल आपको या पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये एक तीसरा और भी मेथड है चार्जिंग का, जिसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, पिछले दोनों ही अगर हम आवेशन के अगर तरीके देखें या चार्जिंग के मेथड देखें तो फर्स्ट में था रबिंग, उसमें भी फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था। और दूसरा जो है चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब किसी आवेशित वस्तु को अगर अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु के कांटेक्ट में लाते हैं तो कुछ आवेश वो उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब क्या था कि रब करने से क्या हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे थे। फिजिकल टच से जैसा वो चार्ज ऑब्जेक्ट है वैसे ही चार्ज उसमें भी वो ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ रहे हैं इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को टच नहीं करवा रहे हैं, लेकिन विदाउट टच भी किसी में चार्जेस क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके सरफेस पे आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास में हम ला रहे हैं वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है ना। तो उस आवेशन करने का ये भी एक तरीका है, तो उसी को हम आज पढ़ेंगे पहले, क्योंकि वो बाकी रह गया था पिछली क्लास में। मैंने बताया था अगली बार क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या ले रहे हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन लेते हैं। अब ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसा कि नीचे आपको दिख ही रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसमें बिना फिजिकल कांटेक्ट के, मतलब बिना भौतिक संपर्क के कोई वस्तु जो है आवेशित होती है। लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए हमको, आवेशित ही चाहिए कोई ना कोई वस्तु दूसरी जो है। ठीक है ना। सबसे पहला जो तरीका था उसमें दोनों ही अनावेशित वस्तुएं ली थी, उनको हमने घर्षण द्वारा या रब करके चार्ज किया था। तो एक वस्तु से दूसरे में क्या हो रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ वहां पे ट्रांसफर हो रहे थे। दोनों ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिए थे हमने, मतलब दोनों ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए थे, है ना। तो उसमें से एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर की वजह से ही, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो उसी की वजह से आती है हमको। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट तभी मिलता है जब इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है, मतलब कोई चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो। अदरवाइज कोई भी वस्तु अगर ले तो इलेक्ट्रिकली कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। अगर कोई परमाणु भी हम लेते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक कण और होता है, वो जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। तो चार्ज जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो एटम में हम क्या लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली वो कैसा होता है, एटम भी न्यूट्रल होता है, मतलब
अनावेशित होता है, वो भी उदासीन होता है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, यहाँ तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मतलब लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तब जाके उस पर चार्ज इंड्यूस्ड होता है। वो अपने आप तो करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का ना कुछ एनर्जी अगर बाहर से देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना, अपने आप तो नहीं निकालता। अब कंडक्टर है तो उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आवेशित फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, चालक, है ना। इंसुलेटर क्या होता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और एक होता है सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये चीज चलो इनको भी मैं बताऊंगा आपको, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किस बेसिस पर क्या है, लेकिन पहले हम ले लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें मैंने क्या बता रहा था आपको, ये मान लो इस वस्तु को हमको आवेशित करना है, और ये एक आवेशित वस्तु ली है हमने, मतलब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ना। तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, इसके पास में ले जाऊंगा ओनली, इसको टच नहीं कराऊंगा, कि टच हमने पिछले मेथड में कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मेथड में टच ही कर रहे थे दोनों। पहले पहले मेथड में अगर देखें रबिंग वाला, घर्षण वाला, तो उसमें दोनों ही उदासीन थे। दूसरे मेथड में हमने क्या लिया, एक आवेशित लिया और दूसरा अनावेशित था, लेकिन आवेशित को अनावेशित हमने टच किया था, फिजिकल टच, तो उससे कुछ चार्जेस जो उसमें ट्रांसफर हो रहे थे। अब जैसा ये चार्ज होगा वैसे इलेक्ट्रॉन या सॉरी उतने ही वही चार्ज, उसमें टाइप ऑफ चार्ज जो है उसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मतलब उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्थानांतरित होंगे। जो आवेश उस पर है वही आवेश इसमें भी स्थानांतरण देखने को मिलेगा हमको। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें भी नेगेटिव चार्जेस ही ट्रांसफर होंगे। अब देखिए इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, तीसरा जो प्रेरण द्वारा, अब ये चार्ज है ये अनचार्ज है, लेकिन इसको टच नहीं करवा रहे, इसके पास में लाएंगे सिर्फ, है ना। तो पास में लाने से क्या होगा, ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। तो जब हम इसके पास में लाएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से होके क्या होगी, गुजरेगी। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर के आवेशों को क्या करेगी, एक्साइटेड फॉर्म में लाएगी, मतलब ऐसे विलगित है उसके अंदर, लेकिन जैसे इसके पास में लाएंगे कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो उसके अंदर जो ऐसे अगर ये भी किसी ना किसी देखे तो परमाणु से मिलकर ही बनी, कुछ ना कुछ कणों से, तो उसका परमाणु भी क्या होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन जब बाहर से इसको एनर्जी मिल रही है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एक्साइटेड फॉर्म में आएंगे, एनर्जी लेके और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसके चार्जेस जो है, जो फ्री टू मूव है, वो क्या करेंगे, रीअरेंज होते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं, मतलब पुनर्व्यवस्थित होते हैं। उसके अंदर जो आवेश थे पहले जैसे भी रैंडमली मूव कर रहे थे और अपना न्यूट्रल चार्जेस लेके बैठे हुए थे हर एक कोई अपने, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिली, वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होकर फिर क्या है, इनके रैंडमनेस जो है वो, या जो भी है आवेश जो है वो, अब यहाँ पे अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली इसकी तरफ आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, और इससे पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे। तो बिना टच के जो भी चार्जेस इंड्यूस करवा रहे हैं हम दूसरी वस्तु में, उसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए क्या है, a method of giving an object an electric charge without touching it or without physical touch with a charged object, है ना। कैसा मेथड है, a method of giving an object an electric charge, मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज उसको दे रहे हैं मतलब उसमें इंड्यूस करवा रहे हैं, किसकी किससे हेल्प से, विदाउट टचिंग और विदाउट फिजिकल टच विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये बताया मैंने, मतलब बिना उसको टच करवाए दूसरे वस्तु से, है ना। क्या कर रहे हैं, सिर्फ पास में ले जा रहे हो, पास में ले जाके उसमें आवेश को क्या कर रहे हैं हम, उसको प्रेरित करवा रहे हैं, मतलब उसमें से चार्ज जो है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जब चार्ज ऑब्जेक्ट को पास में नहीं लाया था तब क्या था, कि चार्जेस जो है, चार्जेस इन द कंडक्टर्स आर फ्री टू मूव, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो क्या रहते हैं, फ्री टू मूव रहते हैं, मतलब यादृच्छिक गति कर सकते हैं, कहीं पे भी रैंडमनेस होती है उनकी, ठीक है ना। तो व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, जब उनके पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाया जाता है, मतलब एक आवेशित वस्तु जब उनके पास में लाई जाती है, ठीक है ना, तो इट कॉजेज चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर टू रीअरेंज, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर जो है, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उनको रीअरेंज का कारण, मतलब पुनर्व्यवस्थित करने का कारण बनता है ये कौन, जिसको हम पास में ला रहे हैं, जो चार्ज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए अब ये मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, अब दोनों में देखो पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली देखे तो ये न्यूट्रल मिलेगा, क्यों, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इसमें भी और इसमें भी, देखिए, है ना।
तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, या फिर जो भी है इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है, ये एक एटम है, मान लो 2 एटम ले लिए हमने, अलग अलग मटेरियल के ले लिए, 2 अलग अलग कंडक्टर है और 2 एटम लिए हमने, ठीक है ना। अब दोनों पे देखो ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस पर अगर टोटल चार्ज हम देखें या नेट चार्ज अगर देखें तो कितना है इन दोनों पर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, नेट चार्ज इस पर कितना है, 0 है, और इस पर भी नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है ना, क्या है, 0। तो जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इनके पास में नहीं है तो कंडक्टर्स में, ये कंडक्टर्स लिए हमने दो, जिस पर ये भी कोई एटम ही ले लो, किसी कंडक्टर का एक एटम, एक एक एटम हम ले रहे हैं, ये दूसरा है और ये दूसरा है, दोनों पर अगर देखें तो नेट चार्ज कितना है, 0 है ना। क्यों, जब इनके पास कोई चार्ज अब ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, ये दोनों सेपरेटली अलग अलग, इसको एक एग्जांपल ले रहा है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों एक दूसरे के पास में नहीं है, मतलब अलग अलग ले रहे हैं। जब इनके पास में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके आवेश जो है या चार्ज जो इसके अंदर है वो कैसे है, फ्री टू मूव है, कहीं पे भी जा सकते हैं, रैंडमनेस है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब इधर से उधर कुछ भी घूम सकते हैं, मतलब इनके रैंडमनेस है, वही चीज है यहाँ पे बताया। चार्ज इन द कंडक्टर आर फ्री टू मूव, मतलब वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, है ना, मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर में मैंने अभी बताया कि उसके सरफेस पे चार्ज जिस पे रहते हैं, है ना, तो ये फ्री टू मूव होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास में लाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं। देख ली, अब जैसे वही थे ये दोनों, इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर बिखरे हुए थे, फ्री टू मूव थे, है ना। जैसे ही चार्ज कंडक्टर इनके पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये रीअरेंज करते हैं अपने आप को। देखो ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाया था, इसकी इधर क्या कौन से आगे सारे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इससे रिपेल होके अदर साइड चले गए, है ना, नेगेटिव चार्ज सारे क्या हो गए, अदर साइड चले गए। अब ये जो नेगेटिव, अब हमको नेगेटिव चार्ज वाला जो पोर्शन है अगर हम इसको ग्राउंड करते, क्या करते, इसको ग्राउंड कर दे, तो ग्राउंड कर दे तो नेगेटिव चार्ज सारे कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में, क्योंकि इनकी जो चार्ज कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, किसकी, ग्राउंड की, है ना। कितने भी चार्ज दे दो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने उसमें भी लिया था, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। चलिए, तो अगर हम नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंड ग्राउंड कर दे, नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन, तो इसमें कौन से बचेंगे, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर ये इस चार्ज ऑब्जेक्ट को जो भी हम ला रहे हैं यहाँ पे, ये रॉड जो लिए हमने नेगेटिवली चार्ज, इसको अगर हम हटा दें तो अब इसमें क्या बचेंगे, सिर्फ नेगेटिव तो ग्राउंड हो गए सारे, क्या बच गए, पॉजिटिव चार्ज बच गए। अब जैसे देखो जब तक ये था तब तक तो पॉजिटिव चार्ज इसी सरफेस की तरफ थे, है ना। जैसे हमने इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटाया यहां से तो सारे पॉजिटिव चार्ज पूरे इस स्फीयर में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज में भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, बल लगेगा, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स बल लगेगा। मतलब अगर इसमें से किसी भी एक चार्ज को इधर उधर खिसकाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज करेंगे अपने आप को, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उस पूरे ऑब्जेक्ट पर रीअरेंज करेंगे और फैल जाएंगे। उसका कारण क्या है, इनके बीच लगने वाला बल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कौन सा बल लगेगा यहाँ पे, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम चार्जेस है ना, बताया था मैंने, सेम चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसी प्रतिकर्षण बल के वजह से ये पूरे स्फीयर में ये सारे चार्जेस जो है सेम डिस्टेंस पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। अब ये अगर इसी स्फीयर को और बड़ा कर दे तब भी क्या होंगे, ये ऑटोमेटिकली सारे अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। कितना ही बड़ा स्फीयर क्यों ना ले तो उसमें ऑटोमेटिकली ये चार्जेस अपने हिसाब से क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, मतलब पुनर्व्यवस्थित करेंगे। अब इसका कारण रिपल्सन फोर्स, क्या है, रिपल्सन फोर्स। तो देखो हमने जब नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास में लाया, मतलब एक ऋणावेशित छड़ को अगर जब हमने इस वस्तु के जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, मतलब विद्युत रूप से उदासीन थी, है ना, तो जैसे इसमें लाए तो कुछ एनर्जी मिली और चार्जेस जो वो एक्साइटेड फॉर्म में आए, कुछ ऊर्जा लेके, है ना, क्योंकि विद्युत बल रेखा है तो इसमें भी आएगी, ऐसे इसके अंदर जाएगी, लेकिन उसको टच नहीं करवा रहे हैं, विद्युत बल रेखा है इमेजिनरी होती है, वो जा रही है उसके अंदर से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर हो रही है, और एनर्जी लेके ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना, और अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव की तरफ तो कौन से आएंगे, नेगेटिव वाला जो पोर्शन है उसकी साइड तो कौन सा आ जाएंगे, कर्व पाथ पर पॉजिटिव,
और नेगेटिव उससे रिपेल होके दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब अगर हमको नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड कर देते हमको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज भी इसमें क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर देंगे, रीअरेंज कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो क्या होता है इसमें कि जब किसी वस्तु को छुए बिना आवेशित वस्तु से भौतिक स्पर्श किए बिना, मतलब किसी वस्तु को छुए बिना या किसी आवेशित वस्तु से भौतिक संपर्क किए बिना उससे विद्युत आवेश देने की एक विधि को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। मतलब प्रेरण का जब भी कहीं पे देखो प्रेरण वर्ड आता है, इंडक्शन मतलब वो विदाउट एनी फिजिकल टच ही होगा, मतलब कोई भौतिक संपर्क उसमें नहीं होगा, वो ही प्रेरण होता है। तो बिना अगर भौतिक संपर्क के अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोई ऊर्जा जो है वो क्या होती है, स्थानांतरित होती है बिना भौतिक संपर्क के, बिना फिजिकल टच के, तो वहां पे हमेशा आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा, प्रेरण या इंडक्शन वर्ड देखने को मिलेगा। इंडक्शन बेस्ड कुकर भी आते हैं आजकल यहाँ, है ना, इंडक्शन चूल्हे आते हैं ना, उनमें भी यही होता है। अगर आप हाथ टच करोगे तो नहीं होगा, लेकिन वो एनर्जी जो है वो पतीले में जरूर ट्रांसफर करती है, मतलब उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो जरूर एनर्जी ट्रांसफर उसमें होता है विदाउट फिजिकल टच, मतलब टच नहीं हो रहा है ना, तो लेकिन वही होता है। तो इसमें भी यही मेथड यूज किया जाता है, इंडक्शन बेस्ड कुकर जो होता है या इंडक्शन चूल्हा जो होता है उनमें भी यही होता है, प्रेरण वाला। या फिर आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल जो है वो वायरलेस चार्जर भी होते हैं, तो उनमें भी यही इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही यूज किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो फोन के पीछे क्या एक कॉइल लगी रहती है ना, एक कॉइल लगी रहती है, और जहां पे आप फोन को रख रहे हो चार्ज करने के लिए, जो वायरलेस चार्जर कहते हैं जिसको, वो वायर कहीं पे लगा होता है प्लग में, और जहां पे वो पोर्शन होता है वहां पे भी एक कॉइल लगी रहती है। ठीक है ना, तो उसमें जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसमें ट्रांसफर होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके फोन के पीछे जो कॉइल होती है उसमें से भी ट्रांसफर होती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में फैराडे ने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें आवेश या कुछ विभव जो है उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जो है या धारा जो है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये फैराडे ने बताया था। तो ये भी जब भी कहीं भी अगर विदाउट फिजिकल टच, अब जैसे नॉर्मली आप चार्ज करते हैं तो क्या है, उसके अंदर प्लग इन करते हैं, है ना, पिन डालते हैं ना, जो भी टाइप सी टाइप है या जो भी है यूएसबी टाइप है जो भी, तो वो जैसे यार, तो वो तो फिजिकल टच हो रहा है, वहां पे टच एक्चुअल में होता है, दो उसमें भी के अंदर भी बहुत सारे वायर्स होते हैं और उसके अंदर भी वायर्स होते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो फिजिकली टच करके वो चार्जेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं उसको। लेकिन वायरलेस चार्जिंग में यही होता है, प्रेरण वाला बाय इंडक्शन। ये थोड़ा स्लो होता है उससे कंपेरिजन में, लेकिन होता है ना। तो उसमें यही चीज लगी रही थी कि फोन का भी अगर है ना, तो बैक, फोन का बैक कवर के पीछे उधर ही एक कॉइल लगी रहती है ना। तो प्लास्टिक मटेरियल जो होता है, बैक कवर जो होता है उसमें तो कोई नहीं, लेकिन उस कॉइल में जरूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रांसफर होने की वजह से फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चार्जेस या पोटेंशियल जो वहां पे क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है विभव, है ना, तो और धारा भी प्रेरित होती है, तो उसी की वजह से वो बैटरी फिर उसकी चार्ज होती है, वो कॉइल वहीं पे लास्ट उसका एंड जो है बैटरी से कनेक्टेड होता है, ताकि उससे वो चार्ज गेन कर सके, मतलब आवेश उसको ट्रांसफर हो सके। चलिए, तो ऐसी विधि जिसमें बिना भौतिक संपर्क के या बिना किसी आवेशित वस्तु के फिजिकल टच, मतलब बिना छुए, अगर किसी आवेशित वस्तु को बिना छुए अगर किसी दूसरे वस्तु को आवेश अगर प्रदान किया जा रहा है, तो ऐसे मेथड को या ऐसे विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। अब देखिए चालक में क्या होता है, चालक में चार्ज जो है या आवेश जो है, चालक में आवेश जो है वो स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवेश चालक में स्थानांतरण के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि चालक में आवेश जो है वो बिना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के भी वो क्या करता है, किसी न किसी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, तो जब कोई आवेशित वस्तु पास में होती है तो यह चालक के अंदर आवेशों को पुनर्व्यवस्थित करने का कारण बनती है। ठीक है ना, तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पास में लाते हैं तो उसमें आवेश जो है पहले फ्री टू मूव थे, है ना, स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण कर सकते थे वो, लेकिन जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट उनके पास में आता है या आवेशित वस्तु उनके पास में ली जाती है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो देखो वही चीज यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऋणावेशित वस्तु ली है जो इस वस्तु के पास में ला रहे हैं, स्फेयर के पास में जो उदासीन है इलेक्ट्रिकली, है ना, विद्युत रूप से कैसा है, उदासीन था। ठीक है ना,
तो जैसे इसके पास में लाए तो उसके अंदर आवेशों को कुछ ना कुछ एनर्जी लेके वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। तो देखो नेगेटिव की तरफ कौन से आगे सारे पॉजिटिव, और नेगेटिव इससे रिपेल होके अदर साइड आगे दूसरी साइड, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव चार्जेस को अगर हम ग्राउंड कर दे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। तो उसमें कौन से, ये वाला पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में ले रहे हैं, इधर वाला पोर्शन। तो उधर क्या बचेंगे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर दूर हटाएंगे तो वो चार्जेस जो इससे अट्रैक्शन की वजह से, आकर्षण बल की वजह से, विपरीत आवेश है ना दोनों, तो इस आकर्षण की वजह से यहां पर थे, जैसे वो आकर्षण बल वहां से हट जाएगा तो इनका खुद का रिपल्सन फोर्स एक दूसरे को अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये अपने आप कुछ डिस्टेंस पे जाके सभी सेम दूरी पर क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हमको फिर मिल जाएगा। पहले कैसा था, ये ऐसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, है ना। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर कुछ ना कुछ अब चार्ज होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, है ना। तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यही अगर आपको नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे हम, इसी स्फेयर को जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, जैसे ये भी रखा हुआ है ना। अब इसके पास में अगर हम कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं, मतलब धनावेशित वस्तु अगर लाते हैं, तो इसमें वही फ्री टू मूव थे, अब क्या हो जाएंगे, अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव चार्जेस तो आ जाएंगे इस वाले सरफेस पे और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्सन के कारण अदर साइड चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव वाले पोर्शन को अगर हम ग्राउंड करते तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, ग्राउंड करने से पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड में चले जाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर जैसे हम हटा दे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वली जो है वो एक समान रूप से इसमें वितरित हो जाएंगे। किसकी वजह से, इन आवेशों में रिपल्सन फोर्स की वजह से, प्रतिकर्षण बल की वजह से ये अपने आप एक दूसरे को व्यवस्थित कर लेंगे उस पूरी वस्तु पर, जितना भी उसका एरिया होगा, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना भी होगा, उसमें एक समान रूप से सारे आवेश जितने भी होंगे वो अपने आप को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो उससे हमको देखो ये पॉजिटिवली चार्ज जैसे मिला था वैसे ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ऋणावेशित वस्तु मिल गई, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा, मतलब बिना फिजिकल टच के, बिना भौतिक संपर्क के हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए, तो ये हमने प्रेरण द्वारा उनको आवेशित आवेशित आवेश आवेश दे दिया, हमने ट्रांसफर किया ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। पहले क्या था, ये फ्री टू मूव थे, जैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इनके पास में लाया, कोई आवेशित वस्तु जैसे लाते तो अपने आप को ये चार्जेस इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। तो पुनर्व्यवस्थित आवेश बनने का कारण किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाना ही एक कारण बनता है उनका, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने देखा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव इधर आए, मैं आकर्षण बल की वजह से पॉजिटिव तो इधर आए, और रिपल्सन बल की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आए। अब ये हमको पता है कि आवेश के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है, लेकिन कितना लगता है, तो ये हमको कितना किसने बताया था कि दो आवेशों के मध्य, मतलब दो या दो से ज्यादा आवेश भी ले सकते हैं, लेकिन यह किसने बताया कि आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, उसका मात्रा किसने बताई, कूलॉम ने बताई है। तो हम क्या लेंगे नेक्स्ट, इसमें कूलॉम का नियम ही लेंगे कि वो बल जो लग रहा है, स्थिर विद्युत बल तो लग रहा है, क्योंकि आवेश रेस्ट पर ही, यहाँ पे मोशन में नहीं ले रहे, है ना, मोशन नहीं करवा रहे हैं, है ना। तो जब रेस्ट पे है तब भी देखो इनके बीच में बल तो लग रहा है, जिसको हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो वो बल कितना लगता है वो पता है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लगता है, बल लगेगा, कौन सा, आकर्षण बल। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स। ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा हुआ, बल तो लगता है, लेकिन कितना लग रहा है, किन्हीं आवेशों के मध्य है, वो कितना लगता है, मतलब आवेशों के मध्य जितना भी बल, जितना भी बल की मात्रा है वो किसने बताई थी, कूलॉम ने बताई थी। कूलॉम ने बताया था कि कितना बल जो है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, कूलॉम ने ये बताया। दो से ज्यादा अगर आवेश है तो वहां पे हमको सुपरपोजिशन लॉ का यूज करना पड़ेगा, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए अब क्या है, क्या लेंगे हम नेक्स्ट, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम,
कूलॉम ने क्या बताया था? दो आवेशों के मध्य बल बताया था। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था। अब यहाँ पे वही चीज ले रहे हैं हम। देखिए हमने क्या किया है, दो आवेश ले लिए, एक Q1 और एक Q2, है ना। एक आवेश कौन सा लिया है? Q1 और दूसरा कौन सा लिया है? Q2, ठीक है ना। अब Q2 बड़ा दिख रहा है इन द सेंस इसका अमाउंट ज्यादा ले सकते हैं Q2 से। मान लो Q1 ज्यादा है और Q2 कम है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा अमाउंट को बता रहा है। यहाँ पे साइज भले कुछ भी हो, है ना, अमाउंट बता रहा है। अमाउंट बोले तो उसकी मात्रा बता रहा है। तो देखिए एक Q1 है, दूसरा Q2। अब यहाँ पे भी दो चीज है। अब दोनों ही या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या बताता है? इनकी पोलरिटी बताता है कि बल जो इनके बीच में लग रहा है वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है ना। अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण लेना है तो वो तो हमने पीछे देख ही लिया है ना, कि अगर दो आवेश ले रहे हैं और दोनों पर आवेश अगर सेम है, मतलब दोनों पे चार्ज अगर सेम है, तो वो क्या रिपल्सन फोर्स लगाएगा। और अपोजिट चार्जेस है, मतलब विपरीत आवेश है, तो वो आकर्षण बल लगाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में लगेगा। लेकिन हमको तो यहाँ पे मात्रा बतानी है। कूलॉम ने क्या बताया था? दो आवेशों के मध्य जितना भी बल लगता है उसकी मात्रा बताई थी इसने, है ना। किसने? कूलॉम ने। तो कूलॉम ने मात्रा बताई थी। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? Q1 और Q2 तो जो ले रहे हैं ना, तो इनकी मात्रा कितनी होगी तो कितना बल लगेगा वो देखेंगे। अब कितना मिलता है देखिए, फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी कैसे मिलता है वही कूलॉम ने बताया था। इसके लिए दो स्टेटमेंट दी थी इसने, ठीक है ना। क्या बताई थी? दो स्टेटमेंट दी थी। मतलब इसने बताया कि बल किसके किस पे ऊपर निर्भर करता है, और उस निर्भरता के आधार पर इसने कैलकुलेट किया था कि इतना बल लगता है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर इसने फिर कांस्टेंट भी लिया था। अब फिर क्या क्या लिया था वो देखते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं? यहाँ पे R ले रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम दो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है वो बताता है। मतलब कूलॉम ने क्या बताया कि दो आवेश अगर ले रहे तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, उसकी मात्रा कूलॉम ने बताई थी। तो देखिए क्या कहता है कूलॉम का नियम। Coulomb's law describe the force between two stationary electric charges। कूलॉम का नियम दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल का वर्णन करता है, ठीक है ना। तो अगर दो चार्जेस कहीं पे है, मतलब वहां पे उनके बीच में अगर फोर्स मिल रहा है, तो वो फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है? उनके चार्जेस की वजह से। लेकिन ये कितनी मात्रा होगी वो किसने बताया? कूलॉम ने बताया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कूलॉम जो है दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना है तो कूलॉम का नियम हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो द इलेक्ट्रिक, अब क्या बताया इसने? दो स्टेटमेंट, मैंने बताया था ना दो स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये है। इसने दो कथन दिए थे, उन दो कथनों के आधार पर ही हम बल निकाल सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य। अब देखिए पहला कथन क्या था? इसने बताया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल। सॉरी, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने। देखिए अब ये कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो दो इन स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ये डॉट लगाया मैंने, वैसे तो ये दो स्टेटमेंट यही है। पहली चीज क्या बताई इसने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जिनका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, अभी मैंने बताया मात्रा लेंगे सर। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो क्या बताता है? उसका नेचर बताता है फोर्स की, मतलब उसका क्या कैसी प्रकृति है बल की, उनके बीच में जो लग रहा है वो आकर्षित बल है या प्रतिकर्षित बल है, मतलब आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। यहाँ पे हमको मात्रा लेनी है कि कितना लगता है ना। तो मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ उनका मात्रा ही लेंगे, परिमाण लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ उनका परिमाण लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बताया कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, मतलब क्या देखने को चीज मिल रही है कि इनके बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एफ ई ले लो या सिर्फ एफ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो किस पे निर्भर करेगा? इन दोनों फोर्स जो है इन दोनों आवेशों के परिमाण पे गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चार्जेस के प्रोडक्ट की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर एक की भी वैल्यू कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। ये ध्यान रखना आपको,
ठीक है ना। क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट से मिल रहा है, दोनों के प्रोडक्ट से मिल रहा है। प्रोडक्ट बोले तो दोनों के गुणनफल से। अगर एक भी कम हुआ तो भी फोर्स कम होगा, और दोनों कम होंगे तब तो होंगे ही होंगे। दोनों बढ़ेंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज होता है तो भी फोर्स चेंज होगा, बल परिवर्तित होगा। अगर एक भी कम हुआ तो भी कम होगा, एक भी बढ़ा तो भी फोर्स बढ़ेगा। भले दूसरा बढ़े कम ना हो तो भी, एक आग भी अगर बढ़ गया तो भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। मतलब एक भी को अगर चेंज होता है तो पहले स्टेटमेंट तो इसने ये दी कि उनके बल जो उनके बीच में लग रहा है उन आवेशों के गुणनफल के, उनके परिमाण के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरी क्या बताई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या होता है कि जितना अगर हम दोनों आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होगा, धीरे धीरे वीक होगा, फोर्स जो है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ाते, जैसे मैग्नेट में भी दूर ले जाते क्या चिपकते वो नहीं, वैसा वैसा इसमें भी है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो फोर्स फील करवाती है, ठीक है ना। तो अगर उनको बहुत दूर ले जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे तक उनके तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो फोर्स भी क्या होगा, धीरे धीरे वीक होता जाएगा। मतलब जितने डिस्टेंस बड़ा हो गया उतना ही बल जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या चीज मिलती है हमको, दूसरी चीज देखे तो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के, जो इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर तुम दूरी बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर में जो है फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये दूसरी स्टेटमेंट इसने ये दी थी। अब ये कर देखें दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें तो क्या चीज देखने को मिल रही है, एफ और प्रोपोर्शनल इधर भी है, एफ और प्रोपोर्शनल इधर भी है, तो वही ले लिया हमने, एफ और प्रोपोर्शनल तो ले लिया। इधर क्या दिख रहा है, Q1 Q2 जो कि ऊपर है, और नीचे क्या है यहाँ पे r²। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ देखे, कंबाइन करें तो क्या मिल रहा है हमको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² मिल रहा है ना। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब हमको पता है, देखिए ये जो यहाँ पे बताया है क्या मिल रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती है, जिस बेस पर वो निर्भर कर रहा है वो चीज पता चल गई, Q1 Q2 और r²। तो इसमें देखो इस पूरी इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम साथ में कंबाइन करें, इन दोनों इक्वेशन को, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी इनके बीच में बल लग रहा है, ये फोर्स एफ ई जो है या एफ जो है वो इनके आवेशों पर भी निर्भर कर रहा है और उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब हमको पता है कि ये तो सिर्फ डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, मतलब इन सब की वैल्यू अगर पुट करें Q1 Q2 R की, तो क्या वो एग्जैक्ट फोर्स देंगे, नहीं देंगे। वो लगभग एक फोर्स इतना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, ये इस पे डिपेंड करने वाली चीज बता रहे हैं, मतलब लगभग बराबर वाली चीज मिलेगी। लेकिन इस लगभग बराबर वाली चीज को, कमी को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो क्या लगता है, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लगता है, कुछ ना एक नियतांक, स्थिरांक लगता है। अब वो स्थिरांक ऐसे ही नहीं लेते हैं, ये कैलकुलेट करके कूलॉम ने फिर इसको लिया है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लग रहा है, कांस्टेंट k इक्वल टू कितना मिल गया, देखो F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पे k क्या है, k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मतलब स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। अब देखिए इस स्थिर वैद्युत नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 होती है। अगर थ्योरेटिकल वैल्यू देखे तो कितनी है, 1/4πε0, है ना। वही अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, है ना। ये होती है इसकी k की वैल्यू। अब कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो बल को किस में लेते हैं हम, न्यूटन में, और ये मीटर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 कूलॉम स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको k की वैल्यू अगर देखें वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस बोल तो निर्वात में इसकी देखो इसका मान इतना होता है, इसीलिए एप्सिलॉन 0 लिया है। अगर किसी माध्यम में लेते तो वो एप्सिलॉन m आता, जो भी माध्यम ले रहे हैं उसके लिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू आती है। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी कहते हैं, है ना। लेकिन एप्सिलॉन सिर्फ आ गया तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी, विद्युतशीलता। अभी विद्युतशीलता क्या होती है, चलो वो भी बताता हूं, पहले ये सारी चीज को पूरा कर लेते हैं।
तो देखिए, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। किसकी? एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये होती है, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए ये भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। लेकिन इस k की वैल्यू जो है वो ये अलग अलग नहीं होगी। ये एप्सिलॉन 0 जो है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हो सकती है। और इस k की वैल्यू देखिए कितनी है 9 इंटू 10⁻9 है, क्योंकि चार्जेस के बीच में। अब एप्सिलॉन 0, हाँ इसकी वैल्यू भी देखिए फ्री स्पेस में इतनी होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम के लिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन 0 पे। तो एप्सिलॉन 0 अगर किसी माध्यम में, इनके बीच में हवा नहीं है, निर्वात नहीं है, कोई दूसरा माध्यम अगर लेंगे तो बल क्या होगा? कम लगेगा। बल हवा के माध्यम में क्या होगा? कम लगेगा। क्यों? हवा जो है इतना विद्युत बल रेखाओं को नहीं रोकेगी, उसके कण जो है दूर दूर रहते हैं, लेकिन कोई माध्यम अगर दूसरा लेते हैं तो हो सकता है उसके कण पास पास में हो, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने में से ज्यादा प्रवाहित होने दे या ना दे, कम कर सकता है। तो बल भी हमको कम मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसकी नेचर कैसी है मीडियम की जो उसके बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। मीडियम अगर ऐसा है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने दे रहा है तो वो क्या करेगा? विद्युत बल भी वहां पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी हमको कम मिलेगा, ठीक है ना। अब वो किस पे, देखो ये जो कितना जाने दे रहा है, मैंने बताया ना वो माध्यम कितना विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जाने दे रहा है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फ्री स्पेस के लिए सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12। और k की वैल्यू भी फ्री स्पेस के लिए सबसे ज्यादा होती है 9 इंटू 10⁻9, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो ये क्या होती है? देखिए परमिटिविटी अभी बताया कि कोई भी माध्यम कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है, मतलब कोई भी मीडियम जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास आउट होने दे रहा है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी या विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब विद्युत रेखाओं को जाने देना। कितना ज्यादा जाने देगा उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितना कम जाने देगा उतनी ही उसकी वैल्यू कम मिलेगी। और सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है? निर्वात की। उससे ज्यादा तो किसी की नहीं हो सकती विद्युतशीलता। और k की वैल्यू भी उसके लिए ही सबसे ज्यादा हो सकती है, बाकी माध्यम के लिए कम होगी, अलग अलग होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यह है कूलॉम का नियम। चलिए अभी देखिए हमने कूलॉम का नियम हमको क्या मिला है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दो चीज तो इसने बता ही दी है कि हमें कूलॉम के नियम के अनुसार अगर देखें तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, एक तो उनके आवेशों पर निर्भर करता है, अगर आवेश बढ़ेंगे या कम होंगे तो क्या होगा? बल भी कम और ज्यादा मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर उनके बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो आप क्या होगा? बल कम मिलेगा, और दूरी को कम किया जाए तो बल ज्यादा मिलेगा। ये तो इसने बता ही दिया। दूसरी चीज देखिए, अब ये और किस पर निर्भर करता है? के पर भी निर्भर करता है ना। अब के क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर इनके बीच में हवा है या फ्री स्पेस है तब तो क्या होगा? बल ज्यादा मिल सकता है, मैक्सिमम, क्योंकि के की वैल्यू भी मैक्सिमम सिर्फ इसी के लिए होती है, परमिटिविटी, कि हवा ही सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इन दोनों के लिए एक दूसरे में से प्रवाहित होने दे सकता है। इसमें एक बीच में अगर दूसरा कोई माध्यम आएगा तो उसके लिए कम हो सकता है ना। तो अब देखिए, अगर इनकी मात्राओं को अगर बढ़ा दें, कम कर दें, या दूरी को अगर कम या ज्यादा करें तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो उससे बल कितना ज्यादा या कम मिलता है वही चीज हम लेते हैं। चलिए तो इसमें देखिए, अगर हाँ ये देखिए दो आवेश जैसे पड़े, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, नेगेटिव ले रहा है, टर्मिनेट कर रहा है ना। तो इनके बीच में भी क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है उनके बीच में। विद्युत क्षेत्र रेखा है कौन? हमेशा टेंजेंट अगर ले तो टेंजेंट क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो बताता है। तो देखो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जो कि नेचर बता रहा है। लेकिन अमाउंट कितना होगा वो कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं कि इसका अमाउंट अगर Q1 है, इसका Q2 है, तो फोर्स कितना मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा।
तो ऐसे हम बल निकाल सकते। यहाँ पे देखिए दोनों ही सेम चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे अब दूर, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश है ना। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिवली अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तो भी यही करते हैं। अब देखिए ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे को पॉजिटिव भी छोड़ रहा है, नेगेटिव भी छोड़ रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसीलिए ये पास में नहीं आते हैं, एक दूसरे को दूर ले जाते हैं, कि दोनों प्रतिकर्षण बल इनके बीच में लगता है समान आवेशों के कारण। ठीक है, अब यहां पे हम देखिए कंडीशन लेते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन ले, जैसे मान ले पहले एक कंडीशन लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू जो है क्या है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 1 कूलम है। कितनी है? 1 कूलम। मतलब जो हम आवेश ले रहे हैं Q1 और Q2 ये भी 1 कूलम है ना, ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, दोनों 1-1 कूलम लिए हमने, है ना। और उनके बीच की जो दूरी है r जो है वो अगर हम 1 मीटर ले, 1 मीटर ले, कि भाई r जो है वो कितना ले लें, 1 मीटर, तो देखिए इनके बीच में जो बल है वो किसके बराबर मिल जाएगा हमको, k के बराबर। मतलब इनके बीच में जो भी बल मिलेगा वो मिलेगा हमको 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना फोर्स मिलेगा। कैसे? क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, F = देखिए क्या आ गया, Q1 भी कितना है 1, क्योंकि हमको पता है Q1 Q2 अपन कितना मिल रहा है बल, r² कूलम के नियम से, तो ये भी 1 ये भी 1 और नीचे भी 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो देखिए F किसके बराबर मिल रहा है, K के बराबर मिल रहा है। किसके बराबर? K के। और K की वैल्यू कितनी है, मतलब कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, अगर ये सिचुएशन है तो कितना लगेगा, K के बराबर मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये इस सिचुएशन बेसिस पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये निकाल दिया हमने। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ले के Q1 जो है, Q1 को Q2 से 2 गुना ले लिया, Q1 को कितना ले लिया, Q2 से 2 गुना, या पहले का 2 गुना कर दिया। चलिए क्या कर रहे हैं हम, Q2 को डबल कर दिया, है ना, और Q2 को सेम ही रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब ये 2 गुना कर दिया, 2 गुना, है ना, और इसको उतना ही रखा, Q2 जितना था वो Q2 का Q2 भी, ना, और दूरी जो है उसको कर दिया हाफ, आधा कर दिया, दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, तो देखिए F = K, Q1 को कर दिया डबल मतलब 2Q1 कर दिया, और Q2 तो उतना का उतना ही है, और दूरी को आधा कर दिया मतलब r/2 कर दिया, है ना। पहले r थी, अब कितनी कर दी, r/2 कर दी, तो r/2 का स्क्वायर मिल गया। तो इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, देखो बल अब बढ़ेगा या कम होगा, सीधी सी बात है, इसको 2 गुना किया मतलब बढ़ गया, और आधा करने से और बढ़ गया। उसकी जो कूलॉम के नियम की जो दो स्टेटमेंट थी ना, बस वो एक आपको ध्यान में रखना है कि बढ़ेगा या कम होगा, और कितने गुना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ओरले भी 2 गुना कर रहे हैं तो ऊपर तो 2 ही बचेगा, नीचे आधा कर दिया मतलब 2 का स्क्वायर होकर 4 ऊपर जाएगा, तो 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना। वही अगर इसको डबल कर रहे हैं तो वो तो नीचे वाली वैल्यू वही रहेगी, और ऊपर अगर कुछ ज्यादा मिल रहा है तो फिर उसको काट कुटा के आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्स किसके बराबर मिलेगा, कितना मिलेगा, पहले के देखो, पहले मान लो F मिल रहा था जो भी था, अब ये जो फोर्स मिल रहा है मान लो F' के भी 2 गुना करने पर कितना क्या क्या चीज मिल रही है, तो F' कितना मिल जाएगा, देखो ऊपर से तो 2 ही है, तो 2K Q1 Q2, अब नीचे देखो r² तो आएगा और नीचे 4 आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना 4, तो कितना मिल गया 8K Q1 Q2 अपॉन r², इसको तो ले लेंगे F। तो देखिए F' जो है पहले के कंपैरिजन में कितना मिल रहा है, 8 गुना मिल रहा है, मतलब बढ़ गया। किसकी वजह से, इसको 2 गुना करने पर और इसको और आधा करने पर, 2 गुना करने से 2 गुना बढ़ गया, और दूरी को और आधा करने पर क्या हो गया, 4 गुना और बढ़ गया, मतलब टोटल कितना मिल गया, 4 दूनी 8 गुना मिल गया, मतलब 8 टाइम्स पहले का बढ़ गया। तो ये भी एक सिचुएशन बेसिस पर ऐसे भी ले सकते हैं। या फिर एक कंडीशन ले क्या, कि Q1 और Q2 को बराबर ले लिया, जितने थे मतलब Q1 Q2 के बराबर ले लिया, और कितना Q ले लिया, है ना। अब दूरी जो है, दूरी जो है वो 2 गुना कर दी, तो अब देखिए फोर्स कितना मिलेगा,
पहले तो एफ ही मिल रहा था, अब एफ डैश जो है, अब देखिए कितना मिलेगा, Q1 Q2 दोनों ही क्या हो गए, क्यू स्क्वायर हो गया, ये क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। और दूरी जो है वो कितनी मिल गई, 2 गुना कर दी, तो 2 गुने का क्या मिलेगा यहाँ पे स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर, दोनों को समान ले लिया, मतलब दोनों का अमाउंट सेम है, तो अब क्या मिलेगा 4r², तो इसकी जगह पे हम f लिखेंगे, मतलब पहले का कितना मिल रहा है 1/4 गुना मिल रहा है। या फिर ये भी ले सकते हैं कंडीशन, क्या कि Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों को क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब Q1 को भी कर दिया Q1/2 और Q2 को भी कर दिया Q2/2, और दूरी जो है उसको क्या कर दिया 2 गुना बढ़ा दिया। तो देखिए कितना मिलेगा फोर्स हमको, एफ डैश जो भी मिल रहा है कितना, के ये हो गया Q1/2 और Q2/2, और नीचे कितना है 2r का स्क्वायर। तो देखिए अब कितना मिलता है, कम होता है या बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि आधा करने पर बल आधा हो गया, मतलब कम हो गया 4 गुना, तो और इसको बढ़ाने पर और भी 4 गुना कम हो गया। तो देखिए कितना मिलता है, अब के Q1 Q2 और नीचे ये देखिए 2 दूनी 4 हो गए, ये वाले 4, और यहाँ पे कितना मिलेगा 4r², तो 4 और 4 कितना हो गया 16, तो एफ डैश कितना मिल रहा है f/16, मतलब पहले का 1/16 गुना मिलेगा, है ना, मतलब 1/16, 1/16 मिलेगा पहले का फोर्स। तो ये सारी चीजें भी हम ले सकते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है ऐसे भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन, कंडीशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अब इसमें देखो बहुत सारी कंडीशंस और भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी देखिए, कूलॉम का नियम तो हमने ले लिया है ना, लेकिन कूलॉम के नियम की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, अगर इसका सदिश रूप ले तो क्या मिलेगा। अब सदिश रूप के लिए देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन r² और r कैप। अब ये r कैप जो है, ये कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, क्या होता है, इकाई सदिश होता है, ठीक है ना। इकाई सदिश हमेशा क्या बताता है, बल्कि यहाँ जिसकी भी है इकाई सदिश जो है हमेशा उस राशि की दिशा को इंगित करता है या दिशा बताता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसको इकाई सदिश कहते हैं, इसका परिमाण तो एक ही होता है, तो क्या बचा फिर सिर्फ दिशा ही बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसके में क्या होता है, एक तो परिमाण होता है, दूसरी दिशा होती है ना। तो परिमाण और दिशा मिलकर यहां पर एक सदिश राशि बनाते हैं। तो आर कैप जो है ये सिर्फ दिशा बताता है, परिमाण तो इसका कितना है 1 होता है, इसीलिए इसको इकाई सदिश बोलते हैं। अब देखिए कूलॉम का सदिश रूप कैसे मिलेगा, अब कूलॉम के सदिश रूप में भी एक चीज छुपी हुई है, देखिए क्या कैसे मिलेगा। अब सदिश रूप है मतलब दिशा भी इंक्लूड करनी पड़ेगी हमको, दूरी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी हमको, इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना। तो इसमें देखो क्या चीज देखने को मिल रही है, मान ले दो आवेश ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक Q1 है और दूसरा Q2 है, तो इसका स्थिति सदिश कितना, मान लो R1 वेक्टर, और इसका कितना है R2 वेक्टर है, कितना है R2 वेक्टर है। तो Q1 जो Q2 पर जो बल लगाएगा, 1 जो 2 पर लगाएगा वो कितना मिलेगा F21, 1 जो 2 पे लगा रहा, 1 2 पे, इसमें ऐसे अपोजिट लिखा जाता है, ठीक है ना। अब उसके पीछे भी रीजन है, अपोजिट क्यों लिखते हैं वो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा 12th में। तो देखो F21 मिलता है, और वही अगर ये वाला अगर इस पर फोर्स लगाएगा 2 वाला 1 पे, तो ये F12 मिलेगा, कितना मिलेगा F12। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि दिशा भले उनकी अलग अलग है, ये उधर की तरफ लगा रहा है, वो इधर की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो भी आवे चाहे इनकी मात्रा भी अलग अलग हो, लेकिन इनके मध्य जो बल लगेगा उसका परिमाण जो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब दोनों ही आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, ठीक है ना। अब कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूं, चलिए पहले यह बता देता हूं मैं कि इधर F12 जो है वो F21 के बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में मिलता है, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अब ये पूरा कैसे आता है उस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि F12 वैसे आपको पता होगा, 12th में पढ़ा होगा कि ये कैसे आता है ना। यूनिट वेक्टर से ही हम ले सकते हैं डायरेक्शन। अगर ये अब उसी हिसाब से देखें तो इनके बीच में जब अगर ये वाला डायरेक्शन अगर लेंगे, इधर वाला, ठीक है ना, कौन सा, कि अगर Q1 जो है 2 पर लगा रहा है, तब तो ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच की दूरी जो है वो कैसे बनाएंगे हम, F21 वेक्टर लेंगे। लेकिन वही अगर ऊपर की दिशा में तब R12 वेक्टर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये भी विपरीत दिशा में दिख रही है दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए F12 जो है वो भी F21 के है तो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है, लेकिन दोनों समान मात्रा में लगाएंगे। कि कैसे, देखो फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, इसमें भी एक सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए Q1 जो है वो 2 है, Q1 कितना है 2, और Q3 कितना है, Q2 जो है वो मान लीजिए 4 कूलम या 3 कूलम ले लीजिए, 4 कूलम चलो, और उनके बीच की दूरी जो है वो है 1 मीटर, कुछ भी एक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये मैं बता रहा हूं कि 1 2 पर जितना फोर्स लगा रहा है और 2 1 पर जितना फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर जितना भी बल लगा रहे हैं वो दोनों समान होंगे। क्यों? क्योंकि कूलॉम ने क्या बताया, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल से ही मिलता है बल, आपको उन पर ही निर्भर करता है। तो दोनों लगाएंगे सेम, लेकिन दिशा जो है वो विपरीत हो सकती है, विपरीत होगी। भाई Q1 इधर की तरफ लगा रहा है Q2 पर, Q2 उधर है तो वो उधर की तरफ ही लगाएगा, या तो उसको खींचेगा या उसको क्या करेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब तो रिपेल करेगा वो, है ना, और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो उसको खींचेगा। अगेन समझ में ये चीज, तो बल जो एक दूसरे पर ये लगा रहे हैं उनकी दिशा विपरीत हो सकती है, विपरीत होगी, लेकिन बल का मात्रा जो है वो बल की समान होगी। देखिए इसीलिए यहां पे देखिए, अगर हम F12 भी अगर लगाए, 1 2 भी वही मिलेगा फॉर्मूले से। तो अब F12 वेक्टर अगर दिशा लेने जाए तो विपरीत मिलेगी, अदरवाइज देखिए क्या मिल रहा है, F12 यहाँ पे कितना मिलेगा, ये तो है ही है, Q1 कितना है 2 और Q2 कितना है, चलो अगर मात्रा ना भी ले तो भी इसमें ये दिशा हम बता सकते हैं, उससे भी पता कर सकते हैं हम कि ये मात्रा समान ही मिलेगी। देखिए कैसे, ये मान लेते हैं कि भाई F12 निकाल रहे हैं हम इसी सिचुएशन के लिए, F12 वेक्टर में ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। F12 कौन सा है, देखिए 1 2 2 जो 1 पे लगा रहा है, 2 जो 1 पे लगा रहा है, तो इसके लिए देखो R12 लेंगे, है ना। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, सीधी सी बात है ना। और वही चीज अगर दूसरी देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पे, F21 इक्वल टू कितना मिलेगा, वही के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, है ना। अब देखिए R कैप 1 2 और R कैप 2 1, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए 2 1 पे लगा रहा है, यहाँ पे 1 2 पे लगा रहा है, नहीं तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में ले, कैप को हटा के अगर देखे तो क्या मिल जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए कैप है ना, तो R कैप की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो वही चीज यहां पे भी कर रहे हैं हम, R12 है तो इधर से क्या आ जाएगा R12 वेक्टर, और नीचे आ जाएगा देखिए कितना R12 मैग्नीट्यूड, तो इधर भी 1 2 है ही पहले से, तो R12 क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर का कितना हो जाएगा क्यूब। वो की वो चीज इसमें भी अगर देखें तो देखिए के Q1 Q2 है और R21 क्यूब हो जाएगा और R21 वेक्टर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है, देखिए R12 किधर है, ऊपर की तरफ, और R21 किधर है, नीचे की तरफ, मतलब दोनों विपरीत दिशा में है ना। तो यहां पे हम देख के बता सकते हैं कि भाई R12 वेक्टर जो है वो क्या है, माइनस ऑफ R21 वेक्टर है, तो बराबर दूरी तो वो की वही है, ये भी वो अगर ऊपर की तरफ देखे तो भी देखो उन दोनों के बीच की दूरी वही है, और नीचे की तरफ भी आए तब भी दूरी वही है, बस दिशा जो है वो विपरीत है इन दोनों सदिश राशियों की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो, ये मात्रा है, तो R13 और R12 और R21 तो मात्रा तो समान ही है ना, दूरी थोड़ी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ दिशा अलग अलग है। तो ये वाली चीज किसके बराबर मिल गई, ये दोनों तो बराबर मिल गई ना एक दूसरे के।
अब जो भी देखिए क्या चीज देखने को मिल रहा है, R12 जो है R21 के नेगेटिव है, तो यहाँ 12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -R21 वेक्टर, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर तो हम क्या इसी तो इसके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे R12 जो उससे, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो F12 जो है वो F21 के बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे माइनस आता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल तो समान लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे, बल तो समान लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें है, यही चीज आपको हो सकता है जब पूछ ले कि अगर ये कितना आवेश है कितना आवेश है, तो बताइए कौन किस पर ज्यादा लगाएगा, दोनों समान लगाते, कोई किसी पर ज्यादा या कम नहीं लगाते, हाँ विपरीत दिशा में जरूर लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पर बल जो है वो विपरीत दिशा में, ये इधर की तरफ लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, लेकिन बल उन पर दोनों पर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने दो कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग ले लिया कि भाई दो आवेश कितना बल लगा सकते हैं, कूलॉम ने यही बताया था कि दो आवेश एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेज अगर हैं, अब तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे निकालेंगे, बहु आवेशों के मध्य बल कैसे निकालेंगे, वो अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चले तो भी देखिए कि यहाँ पे सिर्फ दो आवेश नहीं है, दो से ज्यादा आवेश अगर उसमें उपस्थित है तो उनके बीच में बल कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही। तो जितने भी आवेश होंगे उनके कारण सभी जितना भी बल लगा रहे हैं उन सब के बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए कैसे, अब मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे आवेश है, जैसे ये Q1 ले लिया, Q1 का ये ले लिया हमने R1 वेक्टर, दूसरा ले लिया हमने Q2 जिसको हमने ले लिया R2 वेक्टर, ये ले लिया हमने Q3, इसका पोजीशन वेक्टर है R3, और यहां पे हम ले रहे हैं मान लो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, परीक्षण आवेश जिसकी R0 वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब ये मान लेते कि भाई ये चार देखो आवेश इसमें है, क्या कर रहे हैं, चार आवेश इसके अंदर है, तो पहला वाला जो है Q0 पर जो बल लगा रहा है वो F01 होगा, दूसरा जो लगा रहा है वो, दूसरा जो बल इस पर लगा रहा है वो F02 होगा, तीसरा जो बल लगा रहा है वो F03 होगा, होगा ना। तो ये तीनों ही आवेश इस पर क्या कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षण आवेश उन पर लगा रहा है, परीक्षण आवेश भी उन पर क्या लगेगा, उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा, उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में F10, F20 और F30 उतना ही बल ये भी लगाएगा जितना इन तीनों मिलकर इस अकेले पर लगा रही है, अकेला भी उतना ही तीनों पर लगाएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसीलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर बहु आवेश है तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये तीनों आवेश मिलकर, मान लेते हैं कि तीनों आवेश मिलकर जितना भी बल लगा रहे, कितना लगा रहे देखो F01, F02 और F03, वो Q0 पर टोटल जो है मान लो F0 बल है, तो वो किसके बराबर होगा, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर और F03 वेक्टर। अब यहाँ पे बीजगणितीय योग का यूज क्यों कर रहा हूं वर्ड का, है ना, एल्जेब्रिक सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे पॉजिटिव है, अगर एक आदमी नेगेटिव होता तो ये बल की दिशा विपरीत हो जाती, मान लो कि ये नेगेटिव है ना, चलो उधर बता देता हूं मैं आपको, ये मान लेते हैं कि Q0 इधर है ना, जो ये R0 वेक्टर, R0 वेक्टर इसका स्थिति सदिश ले लिया हमने R0 वेक्टर, ठीक है ना, ये इसकी दिशा हो गई, इनकी भी यही दिशा होगी सबकी, ये ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं। अब R0 है, मान लेते हैं कि Q1 जो है वो पॉजिटिव ही है और ये इसका R1 वेक्टर हो गया, तो ये इस पर ऐसे बल लगाएगा F01, 1 जो 0 पे लगा रहा। अब इसकी जगह पे Q2 ले लिया हमने, लेकिन Q2 माइनस में, Q2 क्या है, माइनस में है, तो माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये Q2 इस पर फोर्स लगाएगा,
लगाएगा ना, लेकिन दिशा क्या होगी, बल तो लगा रहा है लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, F02 इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ता है, और नेगेटिव क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो यहां पे देखो फोर्स तो लेना तो हमको उधर है ना भाई, F2 भी लगाएगा उसकी तरफ, फोर्स लगाएगा उधर ही F02, लेकिन एक्चुअल में वो उधर नहीं लगा रहा है, इधर की तरफ मिलेगा, तो ये इसकी विपरीत दिशा में मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, F02 जो है वो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए एल्जेब्रिक सम लेते हैं, जरूर थोड़ी है इसके चारों तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज ही हो, नेगेटिव भी तो होगा ना। पॉजिटिव चार्ज है तब तो क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा उसको रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स है ना, तो ये बीजगणितीय योग के बराबर मिलता है। अब यहाँ पे मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो क्या होगा, ये आगे से आगे जुड़ता रहेगा और कहां तक मिलेगा, Fn तक मिलेगा। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसमें एक्चुअल में किया क्या है हमने, कूलॉम का नियम का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दो दो का ग्रुप बना दिया है। जितने भी बहुत सारे जितने भी n नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं, लेकिन दोनों का दो दो का ग्रुप बना के जितना भी दोनों के बीच में कूलॉम के नियम से जितना भी बल लग रहा है सबको सेपरेटली निकाल के सबको एक साथ ऐड कर दिया, तो उसे क्या मिल गया, हमको बल मिल जाएगा, कौन सा, विभिन्न आवेशों के कारण, ठीक है ना, बहु आवेशों के कारण। तो बहु आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा, तो देखिए अगर देखे तो F0 कितना मिल जाएगा हमको, F01 कितना मिलेगा, F01 किसके बीच में लग रहा है, देखो 0 और 1 के बीच में, तो K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर और R01 कैप। वैसे ही K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर और R02 कैप। कहां तक चलेगा ये, n तक, K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर और R0n कैप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज आपको दिख रही है कि K और Q0 कॉमन है, तो K Q0 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, देखिए Q1 अपॉन R01 स्क्वायर और R01 कैप, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर और R02 कैप। ऐसे ही कहां तक चलेगा ये, Qn अपॉन R0n स्क्वायर और R0n कैप। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, देखिए 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 3 0 3 ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसको हम एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे बताया था बीजगणितीय योग के रूप में, तो एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं। देखिए कैसे, कितना मिलेगा यहाँ पे, F0 जो हमको मिल रहा है कुल बल इन सभी बहु आवेशों के मध्य, वो कितना मिलेगा, KQ0 तो कॉमन था। अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है, देखो 1 से लेकर n तक। तो इतनी राशियों का हम n राशियों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समेशन ले रहे हैं, बीजगणितीय योग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पे भी ये 1 2 है वहां पे अब क्या करेंगे, Qn ले लेंगे, सॉरी Qi ले लेंगे, क्योंकि i इंट्रोड्यूस की ना हमने एक नई क्वांटिटी, तो Qi अपॉन क्या मिल गया, R0i स्क्वायर और R0i कैप। बस अब यहाँ पे क्या है, 1 रखेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 2 वाली टर्म आ जाएगी, 3 रखेंगे तो 3 वाली, n रखेंगे तो n वाली, है ना। तो इसको बोलते हैं समेशन। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये समेशन का सिंबल होता है, जिसमें हमने देखो i से कहां तक लिया है, n तक। तो i से मतलब 1 से लेकर n तक की वैल्यू सारी इसमें एक साथ ऐड हो गई, ताकि बार बार ये रिपीट करना की जरूरत नहीं पड़े। ये हमको पता है समेशन क्या काम आता है, ठीक है ना। तो ये बहु आवेशों के मध्य जितना भी बल लगेगा वो मैं से निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, आप अगर पीछे स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए, चलो अगर नहीं लिया हो, मैंने टाइम नहीं दिया हो स्क्रीनशॉट के लिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमने बल तो लगा दिया, अब मैंने यहाँ पे बताया था ना कि ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, और बताया भी था स्टार्टिंग में भी मैंने कि हर एक आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है फैलाता है, लेकिन उसकी कुछ सीमा होती है। जितना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, जितनी उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, उतनी ही उसकी रेंज बढ़ती जाती है, जिसको उसका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहुंचती हैं वो उसका विद्युत क्षेत्र
कहलाता है। जितना अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रेंज भी बढ़ती है। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहुंच रही है या किसी दूसरी वस्तु को लाएंगे तो वो बल का अनुभव करता है, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं उसका, है ना। तो देखिए, the field around any charge in which we bring any other charged object then it feels a force is called electric field। अब जरूर नहीं अदर चार्ज ऑब्जेक्ट लो, ठीक है ना, दूसरा भी कोई अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी लाए तब भी, लेकिन यहाँ पे चार्ज कंडक्टर के बेसिस पर मैं ले रहा हूं तो वही चीज ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर किसी देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी आपको चीज दिख रही होगी, यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा है, ये इसकी रेंज होगी। तो इसमें अगर इस वाले चार्ज को अगर इसके पास में लाएंगे तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स देंगे इक्वल में, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में देते हैं। दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में, तो दोनों ही क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। मतलब दोनों ही अपना अपना कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र कंटेन कर रहे हैं। दोनों के पास अपना कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है, जहां तक वो कुछ ना कुछ क्षेत्र रखेंगे, एक रेंज होगी उनके क्षेत्र की, कि उसमें अगर कोई दूसरा आएगा तो मैं बल लगाऊंगा उस पर, यहाँ बल वो क्या करेगा, फील करेगा, और मैं भी फील करूंगा, ठीक है ना। तो जितना मैं लगाऊंगा उतना ही वो भी लगाएगा। न्यूटन भी ये कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बल हम लगाएंगे वो भी हम पर उतना ही बल लगाता है। तो दोनों ही देखे तो इनका भी क्या है, कुछ ना कुछ एक विद्युत क्षेत्र है, इतने आसपास कोई ना कोई एक फील्ड कंटेन कर रहे हैं। तो उस फील्ड में अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो बल का अनुभव करता है, कोई ना कोई फोर्स उस पर लगता ही लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या है, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच if we bring any other object then it feels a force which is called electric field। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी अन्य आवेशित वस्तु को लाते हैं तो उस पर एक बल महसूस होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरी वस्तु बल का अनुभव करती है। अगर उससे दूर ले जाओ, उस क्षेत्र से दूर ले जाएंगे तो वो बल का अनुभव नहीं करता है। बल का अनुभव कब करेगा, जब उसके क्षेत्र में आती है कोई वस्तु, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड जिसमें वो दूसरा ऑब्जेक्ट लाने पर क्या करता है, फोर्स फील करता है या फिर करवाता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कि उसके चारों तरफ का एक फील्ड है जिसमें बल अनुभव करता है, लेकिन कितना अनुभव करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस आवेश की मात्रा पे। और कितना कर रहा है विद्युत क्षेत्र का अनुभव या विद्युत बल का अनुभव, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इंटेंस फोर्स लगेगा, उस पर ज्यादा लगेगा फोर्स, कम होगा तो कम लगेगा, रेंज भी कम होगी, मतलब रेंज ज्यादा है तब भी। अब जितना अगर आउटर रेंज में जा रहा है, जितनी भी रेंज है, अब जैसे किसी वस्तु को हम ला रहे हैं, यहां पे रखा है, तो क्या होगा, बल वो जितना भी अनुभव कर रहा है, मान लो कुछ कर रहा है, अब लेकिन यहां पर लाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम पास में लाएंगे दूरी कम कर रहे हैं ना, चार्ज से दूरी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम पास में ले जाएंगे तो बल बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी तीव्रता बढ़ेगी, बल की तीव्रता बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, एरिया जैसे ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या है, बढ़ रही है। तो यहां पर देखो इसको इंटेंसिटी कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे पास में जाएगा तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई अब कोई चार्ज लिया हमने, ठीक है, अब उसमें इसकी भी कुछ एक रेंज है, यहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा है, मान लो आर डिस्टेंस है यहाँ तक, है ना, यहां तक मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है छोड़ रहा है। चलो इसको और अच्छे से बना देता हूं। मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो आर डिस्टेंस तक अपना विद्युत क्षेत्र कंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है जैसे नेगेटिव कोई दूसरा, तो ये बल अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की रेंज में नहीं है ना। या फिर कोई दूसरा चार्ज ये जैसे नेगेटिव ले लिया, ये इसकी रेंज में जब तक नहीं है तब तक। जैसे अगर मान लो हमने यहां तक लाया इसको, यहां पर लाएंगे तो क्या करेगा, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज है, तो इस आवेश के कारण इस पर जितना भी बल लग रहा है, ये है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, जो कि क्या किसके बराबर होगा, कि जितना भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और वो
पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना भी लग रहा है उसी को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर प्रति इकाई आवेश लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में जाना जाता है। कि कोई भी आवेश जो है दूसरे पर कितना बल लगा रहा है, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर इकाई इस इकाई आवेश पर कितना बल वो लगा रहा है। अब लगाएगा तो दोनों सेम ही, मतलब इसके कारण अगर इस पर देखे तो यहां पे मान लीजिए Q1 है और ये Q0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 1 जो 0 पे लगा रहा मतलब E01 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस पर बल नहीं लगा, ये भी तो समान बल लगाएगा, बताया था मैंने। तो इसके कारण अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे, जैसे इसकी रेंज में आया तो क्या करेगा, इस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 10 होगा, वो कितना मिलेगा F, वो का वही बल मिलेगा। अब यहाँ पे भी देखो 01 और 10 आएगा, इधर भी 01 और इधर आएगा 10, लेकिन यहाँ पे अब Q0 नहीं आएगा क्योंकि Q0 के कारण निकाल रहे इस पर, तो टेस्ट चार्ज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इनके ऊपर एक दूसरे पर जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकाली जाती है कि एक आवेश दूसरे पर कितना बल लगा रहा है, उस इकाई आवेश पर कितना बल लग रहा है उसके कारण, तो वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके देखिए E इक्वल क्या मिलता है हमको, F/Q0। कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि कोई आवेश दूसरे पर कितना तीव्र बल लगा रहा है, तो वो जितना भी बल लगा रहा है उस आवेश के ऊपर, प्रति इकाई आवेश पर जितना भी बल मिलता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज के कारण उसी को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में देखे तो कितना मिलता है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 मिलता है। तो ये मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके चारों तरफ का फील्ड जिसमें वो बल का अनुभव करवाता है बस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि कितना बल वो अनुभव कर रहा है ना। तो उसमें भी देखो कूलॉम्स लॉ इसमें भी ऐड हो जाएगा, कितना करता है, तो मात्रा तो कूलॉम लॉ ही बताता है बल की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए तो देखिए आज हमने क्या क्या लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली, विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, कूलॉम का नियम लिया हमने, बहु आवेशों के मध्य कितना आवेश लगेगा, और कूलॉम के नियम की कुछ कंडीशंस भी लिए हमने कि कितना कितना फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको आज सीखने को मिल गई है। आवेशन के तरीके कल भी हमने लिए थे और आज भी ले रहे हैं हमने, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, विद्युत क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो भी आपको पता चल गई है ना, कि F/Q0 होता है। लेकिन इकाई आवेश के कारण कितना होगा, बहु आवेश के कारण कितना होगा, है ना। कोई अगर हम डाइपोल ले रहे हैं, है ना, द्विध्रुव, तो उसके कारण कितना होगा, द्विध्रुव के अक्ष पर कितना होगा, उसकी निरक्ष रेखा पर कितना होगा। तो ये सारी चीजें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे देखेंगे। चलिए तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।